हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल जैन एंड वेलकम टू कॉमर्स हब। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर 5 पार्ट 2 को करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा था कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इंडिया के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की क्या वैल्यू है। इस चैप्टर 5 पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इट मीन्स इंटरनेशनली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, ठीक है, इन एवरी कंट्री, मतलब हर कोई कंट्री इसको अडॉप्ट कर सकती है। इसको हम बोलते हैं IFRS, ठीक है। तो IFRS जो है एक ऐसे रूल्स हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो किसके लिए बनाए गए हैं कि ऑल ओवर इंडिया, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड हम जो है इनको फॉलो कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो इनको बोलते हैं क्या, IFRS। तो इसके अंदर जो हम इसके टॉपिक्स पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद IFRS से रिलेटेड कुछ अजम्पशंस है जो IFRS ने अज्यूम किया है कि ये चीज़ एक बिज़नेस के अंदर होगी ही होगी। उसके बाद इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसके कुछ बेनिफिट्स हम पढ़ेंगे। एंड देन हम पढ़ेंगे कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने पार्ट 1 में करे थे और जो हमारा IFRS है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इन 5 टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। IFRS बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले चलते हैं इसके मीनिंग के पास। इसका मीनिंग क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS, ठीक है, इज़ अ डिफाइंड एज अ कॉमन सेट रूल। ये क्या है, एक कॉमन रूल है दैट हेल्प फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी यूनिफॉर्म, जो हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि वो यूनिफॉर्म हो सके। यूनिफॉर्म मतलब वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल हो सके। यूनिफॉर्म एक रूल रेगुलेशन हम फॉलो कर सके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, बिल्कुल क्लियर होती है एंड सिमिलर, और बिल्कुल सेम होती है अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया के अक्रॉस, ठीक है। IFRS रूल्स आर पब्लिश बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। IFRS रूल्स जो है ये किसने, कौन से बोर्ड ने जो है पब्लिश किए हैं। IFRS जो रूल्स हैं वो पब्लिश किए हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जैसे कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसने पब्लिश किए थे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसी तरीके से IFRS जो रूल है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो है पब्लिश की हैं, जिनको हम बोलते हैं IASB। दे डेजिग्नेट हाउ अ बिजनेस शुड मैनेज एंड रिकॉर्ड देयर अकाउंट। इसके अंदर ये बताया जाता है कि एक बिजनेस कैसे मैनेज करेगा और कैसे रिकॉर्ड करेगा अपने अकाउंट्स को। बेसिकली इसके अंदर बताया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर द प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड। और ये क्या होते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड होते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने अपने एक्सपीरियंस पे बना दिया, ये एक रिजिड रूल्स होते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल होते हैं। तो दे आर द बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड इनकी जो इंटरप्रिटेशंस है, जो इनका इम्प्लीमेंटेशन है, वो किसके द्वारा किया जाता है, IASB के द्वारा, ठीक है। और ये पूरा फ्रेमवर्क है जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए प्रिपेयर किया गया है कि हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेडी करेंगे ग्लोबली, मतलब हम ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी चले जाएं, अगर हमने हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को IFRS के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी वो एप्लीकेबल होगी, हर कोई उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएगा, क्योंकि IFRS रूल जो है हर कोई समझता है, जो भी अकाउंटेंसी को समझता होगा उसे IFRS रूल्स भी पता होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसके कुछ अजम्पशंस पर। IFRS के कुछ अजम्पशंस है, जैसे कि सबसे पहले अजम्पशन है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से, उसी के अंदर से गोइंग कंसर्न इन्होंने लिया हुआ है कि ये मान के चलता है कि जो एक बिज़नेस है वो कंटिन्यू रहेगा टू एग्जिस्ट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में हमारा जो बिज़नेस है वो इंडेफिनेटली पीरियड तक चलेगा, हम ये मान के चलेंगे। क्योंकि हम ऐसा एज्यूम करेंगे तभी तो हम बिज़नेस के बारे में कुछ सोच सकते हैं ना, कि हमारा बिज़नेस ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल चलेगा, हमारा बिज़नेस लंबे समय तक चलेगा, ये हम अज्यूम पहले से ही करके रखते हैं, ठीक है। सेकंड इसका क्या था, अक्रूअल बेसिस। ये अक्रूअल बेसिस को मानता है क्या, कि इसने बोला था द अजम्पशन दैट द फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज दे अकर, मतलब कि जब वो होंगे, नॉट व्हेन द कैश इज़ पेड और
कैश इज़ रिसीव्ड और पेड। इट मीन्स क्या हुआ कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शंस अक्कर हुई, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शंस हुई, चाहे उसका कैश हमने पे किया हो या किसी ने हमें पे किया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कैश रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है। लेकिन अगर वो ट्रांजैक्शन हो गई तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। इट मीन्स ये कैश बेसिस पे नहीं लाई करता, ये अक्रूअल बेसिस पे लाई करता है। इसके लिए क्रेडिट और कैश दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। क्रेडिट प्लस कैश ये दोनों को ही क्या करता है, अहमियत देता है, ठीक है। थर्ड इसकी अजम्पशन थी मेजरिंग यूनिट अजम्पशन। इसके अकॉर्डिंग द अजम्पशन दैट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, वो डिसएडवांटेजेस आईएफआरएस ने क्या कर दी, उसको क्रिटिसाइज़ करके उसका एक आउटकम निकाला, उसका एक सॉल्यूशन निकाला आईएफआरएस ने। उसने बोला कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हम दिखाते हैं, जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसके अंदर यहाँ पे एसेट्स होती है और यहाँ पे लाइबिलिटी, तो जो भी हमारी एसेट्स होंगी उनको हम हमारी करंट वैल्यू पर ही दिखाएंगे, ना कि हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। ऐसे ही लाइबिलिटीज़ को भी हम करंट वैल्यू पर ही दिखाएंगे, जितनी वो एट प्रेजेंट होगी। जिस दिन की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, मान लेते हैं कि हमने 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट बनाई फॉर एग्जांपल, तो इस टाइम पीरियड पे इन एसेट्स की क्या वैल्यू है, इस टाइम पे जो वैल्यू होगी ना वो हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। बिल्कुल करंट वैल्यूज़ को रिकॉर्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। उसके बाद यूनिट ऑफ कांस्टेंट परचेजिंग पावर। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने एज्यूम करके चला था कि जो भी कैपिटल आइटम्स होगी, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ कैपिटल आइटम्स मस्ट बी एडजस्टेड, उन्हें हम एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। अगर कोई इन्फ्लेशन आ जाता है जिससे हमारी कैपिटल आइटम्स की वैल्यू बढ़ जाती है एकदम से, जैसे कि हमारा अब नॉर्मल गेन हो जाता है, तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन इन्होंने क्या बोला था कि हम उस चीज़ को भी रिकॉर्ड करेंगे, उस चीज़ को भी एडजस्ट करेंगे, कि इन्फ्लेशन की वजह से चाहे हमारे कैपिटल आइटम्स में कुछ भी चेंज आए तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो ये इसकी 4 अजम्पशंस थी, बहुत ही ईजी थी। सबसे पहले गोइंग कंसर्न, कि हमारा जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न तक चलेगा फॉर अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। एक्रूअल बेसिस पे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एक्रूअल बेसिस मीन्स इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ, हम ट्रांजैक्शंस जिस टाइम भी अक्कर होगी हम उसे उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे। मेजरिंग यूनिट असम्पशन का मतलब क्या हुआ कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को हम करंट वैल्यू पर दिखाएंगे, मार्केट वैल्यू पर नहीं दिखाएंगे, उसकी मार्केट वैल्यू और करंट वैल्यू पर दिखाएंगे, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर नहीं दिखाएंगे। यूनिट ऑफ कांस्टेंट परचेसिंग पावर मतलब क्या होता है कि जो भी कैपिटल आइटम्स के अंदर अगर इन्फ्लेशन की वजह से कोई भी चेंजेस आता है तो हम उसे भी एडजस्ट करेंगे हमारे अकाउंट्स में। उसके बाद हमारी आती है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उनकी नीड क्या है, क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है ये हमारे लिए। सबसे पहले देखो, अगर ये आईएफआरएस हमारे पास है, अगर हमारे पास इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो हम ग्लोबली पूरी दुनिया में कहीं भी कैपिटल मार्केट के अंदर असेस कर सकते हैं, हमें कहीं से भी फंड्स मिल सकते हैं आराम से। कोई हमें ज़रूरत नहीं है सोचने की, हम कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाकर देख सकते हैं। आईएफआरएस के अकॉर्डिंग जिन्होंने भी बना रखा होगा हम उसे ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। मतलब बहुत फ़ायदे होते हैं आईएफआरएस के, क्योंकि आप दुनिया में कहीं चले जाओ, यूएस कहीं मर्जी चले जाओ, उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का तरीका होता है, अगर वो आईएफआरएस के अकॉर्डिंग है तो वो बिल्कुल सेम होगा हमारे ही तरह, अगर हमने भी आईएफआरएस को अडॉप्ट किया है। इन्वेस्टर्स आर नाउ ओपन टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंट्रीज़। अब इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके लिए ओपन है कि वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। एंड असेस द फंड ग्लोबली, और कहीं से भी वो अपने फंड्स ले सकते हैं या फिर कहीं पर भी अपने फंड्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। हाउएवर फॉरेन इन्वेस्टर्स फुली रिलाई ऑन आईएफआरएस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्वेस्टर्स को फुली रिलाई मतलब पूरा विश्वास है उन्हें, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के अकॉर्डिंग बनी होगी, आईएफआरएस बेस्ड जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी, उन्हें उन पर पूरा का पूरा ट्रस्ट होता है कंपनीज पे। हैंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द आईएफआरएस रूल। इसीलिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस रूल के अकॉर्डिंग बनी होगी, हेल्प द कंपनी, उस कंपनी को इन्वेस्टर्स बहुत ईजिली मिल जाएंगे, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो भी यही देखते हैं कि कौन सी कंपनी है जिन्होंने अपने जो अकाउंट्स है वो आईएफआरएस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए होते हैं। क्योंकि आईएफआरएस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए हुए जो अकाउंट्स होते हैं, हम उन्हें वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड अप्लाई कर सकते हैं हम उन्हें।
ठीक है, एंड रेज द फंड, और उन्हें फंड इजीली मिल जाता है। सेकंड है इजी टू मेक कंपैरिजन। देखो हम कंपैरिजन कर सकते हैं विद डिफरेंट कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी हम अपने अकाउंट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं कंपेयर, अब फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर ही करेंगे ना स्टेटमेंट्स को दो कंपनीज़ की। जैसे कि मान लो ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, दो कंपनीज़ है हमारे पास, ठीक है। दोनों की ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उनको जज किया जाएगा। इन्वेस्टर्स क्या करता है, दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है, जो भी उन दोनों में उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगती है, जो भी प्रॉफिटेबल ज़्यादा होगी, जैसे कि मान लेते हैं कि ये प्रॉफिटेबल ज़्यादा है और ये प्रॉफिटेबल कम है, तो ये इसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा ना, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल ज़्यादा है। और इस चीज़ का उसे पता कहाँ से चला, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू, ठीक है ना। तो कंपैरिजन करके उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें कहाँ पर अपना फंड इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स कंपेयर द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सेट ऑफ अकाउंटिंग गोल्स। उसके बाद आता है यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम करते हैं, जो भी हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उसमें क्या हो जाती है, यूनिफॉर्मिटी, मतलब कि समानता। सारे के सारे हमारे के जो अकाउंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल सेम हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। द IFRS रूल्स ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। IFRS रूल की वजह से हमारे अकाउंट्स में क्या आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों को, क्लैरिटी आती है हमारे स्टेटमेंट्स में। इट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड, इससे हमारा स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है और हमारी क्वालिटी इम्प्रूव होती है, ठीक है। फोर्थ जो इसकी एडवांटेज है वो क्या है कि हम जो है कोई भी फ्रॉड या मैनिपुलेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं ईजिली। मतलब कोई फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन हो ही नहीं सकता, बहुत डिफ़िकल्ट है करना। क्यों, क्योंकि ट्रेडिशनल स्टाइल है जो अकाउंटिंग का, जो कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इन द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ अकाउंटिंग इट इज़ ईजी टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स। उसमें जो है मैनिपुलेशन हो जाता है फिर भी ईजिली काफ़ी हद तक, बट इन अकॉर्डेंस विद IFRS, लेकिन IFRS के अकॉर्डिंग इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स। अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके जो रूल्स हैं वो बहुत ही टफ और रिजिड रूल्स हैं। हम मैनिपुलेशन कर ही नहीं सकते अगर हमने IFRS को फॉलो किया है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ हमारी आती है ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट। देखो जैसा कि हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जो एसेट्स होती है वो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड की जाती है। अभी हम ये पढ़ के हटे हैं कि एसेट्स को हम मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो भी होती है उनकी हमें एट प्रेजेंट वैल्यू पता होती है, जिसकी वजह से हम उसका ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन कर पाते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ वाइड गैप बिटवीन एग्जिस्टिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS। बहुत बड़ा गैप है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में और IFRS के अंदर। अगर हम हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखें, एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एसेट्स आर वैल्यूड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। एसेट्स को वैल्यू किया जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, लेकिन IFRS के अकॉर्डिंग एसेट्स को वैल्यू किया जाता है उनकी करंट वैल्यू पे। इसी वजह से अगर हम इसको अडॉप्ट करेंगे तो हमारे पास एक बहुत ही ट्रू और फेयर वैल्यूएशन होगा हमारी एसेट्स का। हमें हमारी एसेट्स की ट्रू वैल्यू का पता चलेगा कि हमारी एसेट्स की वैल्यू एक्चुअली में है कितनी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IFRS, इफ़ हम IFRS को अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद इसके सिक्स्थ जो आती है वो है लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज्ड अब्रोड। ये भी इसका एक बेनिफिट भी है और इसकी एक इम्पॉर्टेंस भी है। क्यों हमें ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारा कैपिटल लगता है, जो हमारा खर्चा होता है, जो हमारे फंड्स लगते हैं, उनकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब कम कैसे हो जाती है, देखो एट प्रेजेंट कंपनी जो ग्लोबल एनवायरनमेंट में काम कर रही है, जो देश विदेशों में अपने प्रोडक्ट को, अपने गुड्स को सेल करती है, हैव टू प्रिपेयर 2 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब उनको, अब देखो मान लेते हैं कि अगर US की कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो जो US के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे और जो IFRS है, वो दोनों के अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। क्यों, क्योंकि US के अंदर US अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखे जाएंगे, और अगर उन्हें कहीं और कंट्री में जाके करना है तो उनको IFRS या फिर उनको उस कंट्री के अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे, है ना। तो लेकिन अगर वो IFRS अडॉप्ट करते हैं सभी, तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं है अपनी कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की। उनको ज़रूरत ही नहीं है अपनी कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, IFRS के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। देखो एक तो होता है कि हम दो तरीक़ों से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, एक होता है कि हम सिर्फ एक ही तरीके से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारी कॉस्ट लगेगी वो क्या हो जाएगी, कम,
ठीक है, देखो अब पढ़ते हैं इसको, क्या दिया हुआ है इसके अंदर। हमें बोला हुआ है that at present companies that operate in global environment have to prepare two set of financial statement, one set based on home country's accounting standard। एक सेट तो उसको क्या जो उसकी होम कंट्री है, जिस भी कंट्री से वो बिलोंग करता है उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाना, एंड अनदर सेट बेस्ड ऑन IFRS, और दूसरा सेट वो किसके अकॉर्डिंग बनाएगा, IFRS के अकॉर्डिंग, ताकि वो दूसरे देशों से भी डील कर सके। लेकिन इन केस ऑफ अडोप्शन ऑफ IFRS, लेकिन अगर वो सिर्फ IFRS को भी अडोप्ट कर रहा है, इट विल हैव टू प्रिपेयर ओनली वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसे सिर्फ एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत है जो कि IFRS के अकॉर्डिंग है। उसे ज़रूरत ही नहीं है होम कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बुक्स बनाने की। इससे क्या होएगा, उनकी जो कॉस्ट होएगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके हमारे क्या हो गए हैं, इसकी नीड हो गई है या इसकी इंपॉर्टेंस हो गई, या फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं इनको। अगर ऑब्जेक्टिव्स आ जाए तो आप ये भी लिख सकते हो इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ईजिली हम ग्लोबल मार्केट में असेस कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं ईजिली, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है, कोई भी फ्रॉड या मैनिपुलेशन करना इम्पॉसिबल हो जाता है, और एसेट्स की ट्रू एंड फेयर वैल्यूज़ का हमें पता चलता है, और हमारे कैपिटल जो फंड है वो क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं इसके एडवांटेजेस में कुछ पॉइंट नीड वाले भी हैं, तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले IFRS आर वेरी यूजफुल फॉर बिजनेस एंटरप्राइज कैरिंग ऑन द बिजनेस वर्ल्ड वाइड, जो भी अपना बिजनेस वर्ल्ड वाइड चलाना चाहते हैं। ठीक है, इन एडिशन टू दिस एंटरप्राइज इट इज़ हेल्पफुल इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहले हेल्पफुल टू एंटरप्राइज एंड ऑपरेटिंग ग्लोबली, सबसे पहले हम अपने बिजनेस को ग्लोबली ऑपरेट कर सकते हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा इसका। Different business operations in different countries will face problems of consolidation of financial statement। जो different countries है उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करना। मतलब अगर उन्होंने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अदर कंट्रीज़ को समझाना, उन यूज़र्स के लिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़फुल बनाना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है उनको। सो इफ़ दे प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन अगर क्योंकि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो IFRS को फॉलो करेंगे, दस IFRS क्या करता है, यूनिफाई कर देता है, मतलब सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो है अप्लाई कर देता है वर्ल्ड वाइड, जिससे कि जो कंसोलिडेशन की प्रॉब्लम होती है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है। ठीक है, तो हम ग्लोबली आराम से अपना जो है बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है हेल्पफुल टू इन्वेस्टर्स। जो हमारे जो बिज़नेस होता है वो इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पफुल होता है। कैसे, इन्वेस्टर्स को देखो हाई क्वालिटी, रिलीवेंट, रिलायबल और ट्रांसपेरेंट और कंपैरेबल इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्वेस्टर्स को अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं उस बिज़नेस के अंदर। अब ये देखो, अगर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है तो वो तो बेस्ट ही देखेगा ना, कि हमारे पास सब कुछ बेस्ट हो, हमारे पास उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हर एक पॉइंट हमारे पास हो। हर कोई जानना चाहेगा अपने फंड्स लगाने से पहले। ठीक है, तो ताकि वो जो इकोनॉमिक डिसीजंस है उसके सारे अच्छे से ले सके, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है इन्वेस्टर्स का कि वो किस कंपनी में इन्वेस्ट करे। तो द यूज़ ऑफ कॉमन सेट ऑफ हाई क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब अगर वो IFRS का यूज़ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करता है, उससे इंफॉर्मेशन निकालता है, ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छे डिसीज़न ले सकता है अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इसीलिए IFRS जो है उसकी हेल्प करते हैं इन्वेस्टर्स को, ताकि वो कंपैरिजन कर सके डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिफरेंट कंट्रीज़ की। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या होता है, बहुत ही हेल्पफुल रहता है। थर्ड हमारे पास है हेल्पफुल टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के लिए भी ये हेल्पफुल है। कैसे, सबसे पहले ऑब्टेनिंग फंड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री बिकम ईजियर। सबसे पहले बाहर किसी देश से फंड लेना ये बहुत ईजी कर दिया है IFRS ने, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब IFRS के थ्रू बनती है, तो हम बहुत ईजिली जो है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना सकते हैं और फंड ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउअडेज बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है जो कि इंफॉर्मेशन मांगते हैं एज पर IFRS, एंड बाय फॉलोइंग IFRS, और अगर हम IFRS को फॉलो करेंगे तो इंडियन कंपनीज़ को बहुत ईजिली कैपिटल मार्केट के अंदर असेस मिल जाएगा, मतलब वो ईजिली इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के अंदर जा सकते हैं, अपने फंड्स लगा सकते हैं या फिर वहाँ से फ़ंड बोरो कर सकते हैं। तो उन इंडस्ट्रीज़ के लिए, उन कंपनीज़ के लिए फ़ंड लेना बहुत ही ईजी हो जाता है इफ़ दे फॉलो IFRS स्टैंडर्ड्स टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
आगे वही वाला पॉइंट है ये कि इसे हमारी लोअर कर देता है ये हमारी कैपिटल रेज्ड को। कैसे? वही सेम चीज़, एट प्रेजेंट कंपनीज जो है ग्लोबल एनवायरनमेंट में 2 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसे बनाना पड़ता है। एक सेट जो होता है उसका होम कंट्री पे बेस्ड होता है और एक सेट उसका बेस्ड होता है IFRS से। लेकिन अगर वो ओनली IFRS को भी बनाएगा तो उसे सिर्फ एक ही सेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो अगर वो अपनी होम कंट्री के अकॉर्डिंग बनाता है तो उसे IFRS तो बनाना ही बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सिर्फ IFRS बनाएगा तो उसे कोई ज़रूरत ही नहीं है होम कंट्री बनाने की। इसीलिए एक सेट उसने कम कर दिया IFRS ने, जिससे उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसके बाद है हेल्पफुल टू अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। कैसे? अकाउंटिंग जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो बेटर सर्विसेज विल बी एबल टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज, वो बेटर सर्विसेज दे सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ में अगर वो IFRS को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि IFRS के अकॉर्डिंग उन्हें हमारा नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। अगर उनका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो वो अपने प्रोडक्ट में और चेंजेस ला सकते हैं और कंफर्टेबल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स के लिए। तो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है। ट्रू एंड फेयर व्यू, इससे हमें बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू का पता चलता है कि हमारा बिजनेस किस मुकाम पर है, क्या इसकी वैल्यू चल रही है, इसकी एसेट्स कितनी है, इसकी लायबिलिटीज़ कितनी है। एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एसेट्स को वैल्यू किया जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, जबकि IFRS के अकॉर्डिंग एसेट्स को वैल्यू किया जाता है करंट वैल्यू पे। इसीलिए IFRS जो है हमें प्रोवाइड करता है ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, बेनिफिट्स नीड के जैसे ही थे थोड़े थोड़े। अब हम पढ़ते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS। देखो सबसे पहले बोर्ड गवर्निंग कि गैप और IFRS इनका कौन सा बोर्ड है। ठीक है, बोर्ड कौन सा है दोनों का? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ओवरसीज गैप, मतलब कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो अलग अलग वो उन्होंने गैप बनाया है। लेकिन IFRS किसने बनाया है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल अपील, गैप जो है वो मोस्टली जो है US में यूज़ किया जाता है, लेकिन IFRS जो है 110 कंट्रीज़ में इसको यूज़ किया गया है, मतलब इसकी ग्लोबली अपील है, ज़्यादा है, ये ज़्यादा बेटर है उससे। प्रिंसिपल वर्सेस रूल बेसिस अगर हम देखें तो गैप जो है वो रूल के ऊपर बेस्ड है, प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस नहीं है। लेकिन IFRS जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड है, मतलब कंपनीज हैज सम फ्लेक्सिबिलिटी विद डिस्क्लोजर, मतलब कंपनीज के पास कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है इसके अंदर, प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है ये रूल्स नहीं है इसके अंदर प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। इन्वेंट्री मेथड, गैप जो है सिर्फ लीफो मेथड जो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, उस मेथड को फॉलो करता है। ये मेथड आपको बाद में पता चलेंगे कि क्या मेथड होते हैं। लेकिन IFRS जो है वो रिकमेंड करता है लीफो मेथड को, सिर्फ लीफो को नहीं करता, और भी मेथड्स को वो फॉलो करता है, जैसे कि फीफो हो जाता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो जाता है, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। फिक्स्ड एसेट वैल्यूएशन के लिए ये तो इन्वेंट्री था, और ये क्या है हमारा फिक्स्ड एसेट वैल्यूएशन। ओनली कॉस्ट मॉडल, ये कहता है कि सिर्फ कॉस्ट मॉडल होता है जिससे हमें हमारी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू पता चल जाती है। बट IFRS क्या कहता है कि कॉस्ट मॉडल तो है ही है, साथ में एक रिवैल्यूएशन मॉडल भी होता है जिससे हमें हमारे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का नेट पता चल जाता है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स जो होती है, इंटेंजिबल कौन सी होती है हमारी, लाइक गुडविल एंड ऑल, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स को वैल्यू किया जाता है उनकी फेयर वैल्यू पे। लेकिन IFRS के अकॉर्डिंग इंटेंजिबल एसेट्स को वैल्यू किया जाता है उनके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स पे, कि हमें उससे कितना बेनिफिट हो रहा है, फ्यूचर में उनके बेनिफिट्स देखे जाते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट कॉस्ट, गैप के अंदर सारी की सारी डेवलपमेंट कॉस्ट को जो है एक्सपेंसेस माना जाता है। लेकिन IFRS क्या कहता है कि जो डेवलपमेंट कॉस्ट होती है कुछ कैपिटलाइज्ड भी होती है और कुछ अमोर्टाइज्ड भी होती है। ठीक है, लाइबिलिटी ग्रुपिंग कैसे की हुई है, उन्होंने गैप के अकॉर्डिंग सारी की सारी लाइबिलिटी को करंट और नॉन करंट में डिवाइड किया हुआ है, जो हमने पढ़ा भी था। लेकिन IFRS ने ऐसा कोई भी कंपैरिजन, कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं किया हुआ। इनकम स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड अनयूजुअल अमाउंट, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कोई भी अनयूजुअल अमाउंट हमारी होती है तो उसे नेट इनकम आर शोन बिलो नेट इनकम, उसे नेट इनकम में शो कर दिया जाता है। लेकिन IFRS के अकॉर्डिंग ऐसे स्टेटमेंट्स को इनकम स्टेटमेंट में ही इंक्लूड करते हैं, नेट इनकम में इंक्लूड नहीं करते, इनकम स्टेटमेंट में उन्हें लिखा जाता है। प्रिपरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, गैप प्रेफर करता है रिस्क एंड रिवॉर्ड मॉडल, मतलब गैप जो है वो क्या प्रेफर करेगा हमें,